हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया नाम की लड़की अपनी माँ तन्नू के साथ रहा करती थी। रिया जो कि बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन थी, वो हर समय बिग बॉस ही देखा करती थी। ऐसे ही एक रात रिया अपने फोन में बिग बॉस देख रही थी, तभी उसकी माँ तन्नू आती है और अपनी बेटी रिया से बोलती है, रिया बेटी, आज तेरी नानी से बहुत बात करने का मन कर रहा है, जरा वीडियो कॉल तो लगा कर दे। वो माँ, आज तो नेट खत्म हो गया, मैं कल आपकी बात करवा दूं क्या? हाँ, मेरे लिए तो तेरे फोन में नेट खत्म होगा ही ना। आखिर तेरी माँ ने तुझे बात करवाने के लिए जो बोल दिया, हर समय बिग बॉस देखती रहती है, तभी तो सारा नेट खत्म होता है तेरा। तन्नू गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर अपनी माँ को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देख रिया को जरा भी अच्छा नहीं लगता है और वो खुद से बोलती है, यार रिया, ये क्या कर दिया मैंने, माँ को गुस्सा कर दिया। एक काम करती हूँ, अभी अपने फोन में रिचार्ज करवाती हूँ और माँ की बात नानी से करवा देती हूँ। यही सही रहेगा। रिया अब अपने फोन में इंटरनेट का रिचार्ज करवाती है और अपनी नानी को वीडियो कॉल कर देती है, जिसके बाद वो अपना फोन लिए अपनी माँ के पास जाती है और उनको फोन देते हुए बोलती है, माँ लो, नानी से बात कर लो। क्यों बात कर लो? अभी तो तेरे फोन में नेट खत्म हो गया था, अचानक नेट कैसे आ गया? माँ, रिचार्ज तो सच में खत्म हो गया था, पर मैं आपको नाराज होते हुए नहीं देख सकती ना, बस इसलिए मैंने अपने फोन में दोबारा नेट का रिचार्ज करवा लिया। हाय दैया, मैं इस लड़की का क्या ही करूं। रिया, तुझे जरा भी अकल नहीं है, जब देखो उल्टे काम करती रहती है। अरे, इसमें नेट का रिचार्ज करवाने की क्या जरूरत थी? रात के 11:30 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद रिचार्ज तो खुद ही आ जाता ना। माँ, आप गुस्सा हो रही थी, आप गुस्सा हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए नेट का रिचार्ज करवा लिया। अब भड़को मत, आओ कॉल पर बात कर लो, वैसे भी नानी वीडियो कॉल पर ही है। रिया अब अपनी माँ को अपना फोन पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ साथ रिया की ये बिग बॉस वाली आदत भी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया की माँ तन्नू उसे आवाज लगाती है, रिया बेटा, मैंने दाल चढ़ा दी है, मैं बाहर मार्केट में जा रही हूँ, तू थोड़ा दाल देख लेना, कहीं जल ना जाए। ये सुनने के बाद भी रिया कोई जवाब नहीं देती। ये देख तन्नू अब अपनी बेटी रिया के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रिया ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हैं और जोर जोर से हंसते हुए खुद से बोल रही है, अब तो अर्चना भी प्रियंका और अंकित के खिलाफ हो गई और शिव के साथ मिल गई है। रिया की ये हरकत देख तन्नू को एक बार फिर गुस्सा आता है और वो एक बार फिर गुस्से में आती है और रिया के कानों से ब्लूटूथ निकाल उसे बोलती है, रिया, अगर तेरा यही हाल रहा ना, तो तू अपने ससुराल में बसने वाली है नहीं। ओफो माँ, अब क्या हुआ? अब क्यों आप चिल्ला रही हो? जरा बताइयो, मैं तुझे कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, नहीं पता ना? बस यही रीजन है कि मैं तुझ पर चिल्लाती रहती हूँ। रिया, बिग बॉस देखना छोड़ दे, नहीं तो ना जाने तू कितना सुनेगी अपने ससुराल में इस बिग बॉस को लेकर। माँ, मेरा रिश्ता हो गया, मेरी शादी हो गई क्या? नहीं ना, बस ना चिल करो, इतनी टेंशन क्यों लेती हो आप? मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं तेरी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगी। माँ, आप यहाँ क्यों आई हो, बताओ जरा, कोई काम था क्या आपको? हाँ था काम, मैं ये बोल रही थी कि मैंने दाल चढ़ा दी है, मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ, तू थोड़ा दाल देख लेना, कहीं जल ना जाए। ठीक है, अब आप जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तन्नू कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद जब तन्नू घर आती है, तब वो देखती है कि घर में सारा खाना बना होता है। ये देख तन्नू रिया को बुलाती है और उससे बोलती है, रिया, घर का सारा काम तूने किया है क्या? हाँ, क्यों, मैं घर का काम नहीं कर सकती क्या? नहीं, कर तो सकती है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तूने ये काम कर कैसे लिया। मेरा मतलब, जो लड़की घर के कामों को हाथ नहीं लगाती, आज उसने पूरे घर के कामों को कैसे कर लिया। माँ, ये है बिग बॉस, बिग बॉस का कमाल है ये, इसलिए आगे से आप मुझे बिग बॉस देखने से मना नहीं करेंगी, प्रॉमिस करो। और आगे से क्यों, बल्कि आज और अभी से आपको नहीं रोकना चाहिए। रिया, मैं क्या ही बोलूं, चल चल कर खाना खाते हैं। तन्नू और रिया अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं
और ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है और एक दिन तन्नू अपनी पड़ोसन कांता को अपने घर बुलाती है और उससे बोलती है, कांता बहन, मेरी बेटी शादी लायक हो गई है, पर उसके लिए कोई अच्छा लड़का नजर ही नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो जरा बता दो। तन्नू बहन, वैसे मेरी सहेली का लड़का है तो, पर पता नहीं वो अपने लड़के की शादी करेगी या नहीं। वैसे वो लड़का काफी अच्छा है, खुद का बिजनेस करता है। अगर तू कहे तो बात करके देखूं। हाँ, अगर वो शादी के लिए हाँ कर देगा तो इसमें बुरा ही क्या है। बाकी जैसा भी होगा तू मुझे बता दियो। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे बहन, इतनी जल्दी क्या है? मैंने तुझे यहाँ न केवल अपनी बेटी के लिए बुलाया था, बल्कि तुझसे बात किए हुए काफी टाइम हो गया था ना, इसीलिए मैंने तुझे याद किया। नहीं नहीं, अभी नहीं, अगली बार जब आऊंगी तो चाय के साथ साथ मिठाई भी खा के जाऊंगी। अच्छा चलो तन्नू बहन, मैं चलती हूँ। कांता वहाँ से चली जाती है और अगले कुछ ही दिनों में कांता खुश होते हुए तन्नू के घर आती है और उससे बोलती है, तन्नू बहन, अब तुम चाय भी बनवा लो और मिठाई भी मंगवा लो। पर वो क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? होना क्या है, मेरी सहेली ने हमारी रिया को पसंद कर लिया और वो कल ही अपने बेटे के साथ हमारे यहाँ रिया को देखने आ रही है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं है, बस जल्दी से मेरी बेटी रिया की शादी हो जाए। पर कांता बहन, लड़के का नाम क्या है? कृष्णा नाम है उसका, जैसा नाम वैसा काम है उसका। कांता की बात सुनकर तन्नू को काफी खुशी होती है और अगले ही दिन लड़के वाले तन्नू के घर रिया को देखने आ जाते हैं। तन्नू उनकी काफी खातिरदारी करती है। ये देख कृष्णा की मां नैना तन्नू से बोलती है, बहन, बहुत हो गई हमारी खातिरदारी, अब बस हमें हमारी होने वाली बहू से मिलवा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, मैं अभी रिया को लेकर आती हूँ। तन्नू अब जल्दी से अपनी बेटी रिया के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अब भी रिया अपने फोन में बिग बॉस देख रही है। ये देख तन्नू अपने सर पर हाथ रखकर रिया से बोलती है, रिया, आज भी, अरे आज तो बिग बॉस को छोड़ दे, आज तुझे देखने वाले आए हैं। माँ, आज वीकेंड का वार है, आज का बिग बॉस तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। माँ देख रिया, तुझे मेरी कसम है, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ और मेरे साथ चल। क्या माँ, आप भी ना। अब ना चाहते हुए भी रिया को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है और अब वो कृष्णा और उसकी माँ नैना के पास जाती है। रिया को देख नैना उससे बोलती है, हाय, कितनी प्यारी है मेरी होने वाली बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बहू। वो तो मैं हूँ, खैर जो भी है, जल्दी से मुझे पसंद करो, मेरा बिग बॉस छूट रहा है। कृष्णा बेटा, देख ये है तेरी होने वाली पत्नी। तेरी होने वाली पत्नी तुझे पसंद है? वाह, अब जब आपको पसंद है तो मुझे क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी आपकी बातों को कभी काटता नहीं ना। लो, हो गया रिश्ता पक्का। बहन, अब पंडित को बुलाकर जल्दी से इन दोनों की शादी की डेट फिक्स करवा दीजिए। हाँ बहन, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। वो सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी रिया अपनी माँ और अपनी सास से बोलती है, अगर ये रिश्ता पक्का हो गया हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? क्यों बहू, कोई दिक्कत है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, कहीं ये अपनी पोल पट्टी ना खोल दे। नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है। वो आज संडे है ना, तो आज बिग बॉस में वीकेंड का वार आ रहा है, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहती। क्या मतलब? ये हुआ कि मेरी बहू बिग बॉस देखने वाली है? बिग बॉस देखने वाली बहू मिली है मुझे। पर बहू तू चिंता मत कर, मैं भी कभी कभी बिग बॉस देख लेती हूँ। नैना की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। मीता एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर का काम करने में इतनी ज्यादा रुचि थी कि उसे जब भी कहीं पर भी किसी भी कोने में गंदगी दिखती तो वो तुरंत उसे साफ कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी टीना अपने नए घर में हवन करवा रही होती है, जिसके लिए वो मीता से कहती है, अरे मीता बेटा, जल्दी आ इधर, देख कितना टाइम हो गया है, पूजा का समय बीत रहा है। आई मम्मी। अरे मीता, जरा छत से फूल लेकर आइयो पूजा के लिए। ये लो मम्मी, मैं पहले ही ले आई। अरे तूने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया क्या? हाँ मम्मी, कर दिया, देखो सब साफ है ना, चमक गया ना हमारा नया घर। वो तो है। जा अपने पापा को बोल घर पर पंडित जी को ले आए जल्दी। ओके मम्मी। मीता अपने पापा जगदीश को बुला लेती है, तो वहीं कुछ ही देर के बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और उनके कहने पर सारी सामग्री उन्हें लाकर दे दी जाती है।
तभी जगदीश के हाथ से घी की कटोरी गिर जाती है और ये देखकर टीना बोलती है, हाय मीता के पापा, आपने क्या अपशगुन कर दिया। अरे टीना, गलती से हो गया। हो पापा, ये क्या कर दिया आपने, सारा घी गिरा दिया। मीता जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर लाती है और पोछा लगाकर उसे साफ करने लगती है, लेकिन पोछा मारने के बाद भी फर्श पर से घी की चिकनाई नहीं जाती। वो चेक करती है और फर्श पर उसे फिर भी फिसलन लगती है, जिसकी वजह से वो डिटर्जेंट पाउडर लेकर वहाँ सफाई करने लगती है। ऐसे में पंडित जी बोलते हैं, अरे पुत्री, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है और कितना पोछा लगाओगी। बस पंडित जी, हो गया साफ, अब आप अपनी हवन की शुरुआत कर दीजिए। अरे बेटा, कितना साफ करेगी, चल हट परे। अरे मम्मी, गंदा अच्छा थोड़ी लगता है, और आप फिसल गई तो इसलिए। यू नो ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। अरे हाँ मेरी माँ। कुछ ही देर में घर का हवन खत्म हो जाता है और मीता सभी को प्रसाद बांट देती है। वक्त गुजरता जाता है। मीता हर रोज सुबह उठकर झाड़ू पोछा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन टीना के कहने पर मीता बाहर मार्केट में जाकर सब्जियां लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो पूरे तरीके से भीग जाती है। यूं ही भीगते भीगते वो वापस अपने घर पहुंचती है। घर जाकर सीधा अपने कमरे में घुस जाती है, जिसकी वजह से सारा घर गंदा और कीचड़ का हो जाता है। तभी उसकी मम्मी रसोई से बाहर आकर कहती है, अरे ओ नालायक नासपीटी, ये क्या कर दिया तूने, पूरा का पूरा घर गीला करके रख दिया। तू मुझे बता नहीं सकती थी कि तू आ गई है। मम्मी, मैं लगाती हूँ ना पोछा, आप बस मुझे 5 मिनट दो। आपको पता है ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। इतना कहकर मीता बिना गीले कपड़ों को चेंज किए घर में पोछा लगाने लगती है और जितनी जगह पोछा लगाती है उतनी जगह भीगे हुए कपड़ों से सारा फर्श और ज्यादा गीला हो जाता है। तभी फिर से टीना आती है और गुस्से से तंतनाकर वो बोलती है, अरे ओ अम्मा दादी, अकल बड़ी या भैंस, देख तो जरा अपने आगे पीछे, तूने साफ किया है या गंदा। सॉरी मम्मी, मैंने तो देखा ही नहीं, गलती से हो गया। जा पहले तू नहा ले और नहाकर साफ कर दियो, और घर मुझे साफ सुथरा चमका हुआ नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। मीता जाकर नहा लेती है और जिसके बाद वो रगड़ रगड़ कर पूरे घर में पोछा लगाकर वो घर चमका देती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन टीना के पास उसकी बेटी के लिए हर्ष नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। पंडित जी के कहने पर 3 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकलता है और 3 दिन बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मीता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बखूबी संभाल लेती है और एक दिन जब मीता रसोई में काम कर रही होती है तो उसके घर की नौकरानी मीठी घर के जाले साफ कर रही होती है और फिर बोलती है, भाभी जी, मैंने सारे जाले साफ कर दिए हैं, अब मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से सफाई करना। मीठी पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती है और उनके पास जाकर कहती है, भाभी जी, मैंने सारी सफाई कर दी, जाले हटा दिए, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन मांज दिए। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे काम हो गया तेरा, जरा मैं भी तो देखूं। मीता पूरे घर की रसोई, हॉल, कमरे को चेक करती है और देखती है कि जाले अभी भी बाकी है। साथ ही साथ झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं लगाया गया है, जिस पर वो अपनी सास सरिता से बोलती है, माँ जी, ये मीठी की बच्ची तो कुछ सही से काम ही नहीं करती, देखिए ना तो जाले सही से हटे हैं और ना ही पोछा सही से लगाया है। कोई काम ठीक से करती ही नहीं है। इससे तो अच्छा माँ जी मैं खुद ही घर की साफ सफाई कर लूँ। 15,000 रूपए किस बात के लेती है आखिर ये। क्यों री मीठी, बहू क्या कह रही है? तू कुछ भी काम सही से नहीं करती, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करती। अरे अम्मा जी, मुझे कहीं जाना था इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ठीक है, तू रहने दे, मेरी बहू खुद कर लेगी सारा काम। कल से तू नहीं आएगी यहाँ, वैसे भी मरे मरे हाथ चलते हैं तेरे। अरे अम्मा जी, पर अरे तू अब कहीं और देख काम अपना, और हम तुझे तुच्चे से पैसे नहीं देते जो तू ऐसे ड्रामे कर रही है। इतना कहकर सरिता अपने घर की नौकरानी को निकाल देती है और फिर मीता पूरे घर को साफ सफाई करके चमका देती है। साथ ही मीठी के जाने के बाद वो सुबह शाम 2 टाइम पोछा लगाया करती थी। उसकी इतनी मेहनत देखकर सरिता उसकी बहुत तारीफें करती थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। मीता अब हर वक्त पोछा ही लगाया करती और ऐसे ही एक रात
नींद में वो अपने पति को फर्श समझकर उस पर हाथ से बार बार पोछा लगाए जा रही थी। ऐसा करते करते वो एक बार जोर से हर्ष की नाक पर हाथ मार देती है, जिसकी वजह से हर्ष डर कर उठ जाता है और फिर बोलता है, अरे मीता, ये क्या कर रही हो नींद में? मुझे लग गई। हटो, मुझे साफ करने दो, बहुत गंदा है यहाँ। अरे मीता, कितना पोछा लगाओगी और नींद में? मैं तो पोछा लगाऊंगी, घर को चमकाऊंगी, सबको खुश रखूंगी। हे भगवान, ये लड़की नींद में भी पोछा लगा रही है और उसका गाना भी गा रही है। वाह, क्या टैलेंट है इसमें। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से मीता की सास सरिता के कमरे में बारिश का पानी टपक रहा होता है, जिसके कारण पूरा कमरा गीला हो जाता है। बार बार सरिता अपनी बहू को बुलाती है और बार बार वो कमरे को साफ करके वहाँ पर झाड़ू पोछा कर देती है। सारा दिन इसी तरीके से काम करने और पानी में भीगे रहने की वजह से मीता को सर्दी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा छींक मारती है, साथ ही उसे बुखार भी हो जाता है। शाम को जब हर्ष ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि मीता ठंड के मारे कांप रही है और जब वो उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करता है तो बोलता है, मीता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कितना बुखार है तुम्हें? ये कैसे हो गया? सुबह तो ठीक थी तुम। हर्ष, काम करते करते हो गया। बारिश का पानी माँ जी के कमरे में आ रहा था। समझ गया मैं, पोछा लगा रही होगी तुम। हर्ष उसे इस हालत में देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसे दवाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। पूरे 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। मीता थोड़ी ठीक होती है और हर्ष ऑफिस से वापस घर आता है और फिर बोलता है, मीतू मेरी जान, जरा आंखें बंद करो। क्यों हर्ष जी? करो तो यार। ठीक है जी। मीता आंखें बंद कर लेती है तो वहीं हर्ष उसके हाथों में मॉप पकड़ा देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर बोलती है, हर्ष जी आप ये मेरे लिए लाए? वाओ! पर हर्ष जी मुझे तो ये यूज करना आता ही नहीं। कोई बात नहीं मेरी मीतू डार्लिंग, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम बीमार पड़ोगी। वाह हर्ष जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। इस तरह मीता की बार बार पोछा लगाने वाली आदत भी बनी रहती है और उसकी साफ सफाई का काम भी अच्छे से हो जाता है, जिसके लिए अब ना तो उसे ज्यादा झुकना पड़ता है और ना ही उसे ज्यादा कोई परेशानी होती है। इतना ही नहीं, वो बेहद आसानी से घर के कोने कोने में पोछा लगा लेती है। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती है और उसे खुश देखकर उसका पति हर्ष और सास सरिता भी खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।